बात करते हैं नेफ्रॉन के डायग्राम के बारे में। मैंने आपसे कहा था नेफ्रॉन हमारी किडनी का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किडनी का स्ट्रक्चर भी नेफ्रॉन बनाएगा, उसके फंक्शन भी नेफ्रॉन करेगा। नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं सुनो। पहला पार्ट है एफरेंट आर्टेरियोल। देखो एक्चुअली में क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि किडनी के अंदर, जैसे किडनी हो गया तो किडनी को ब्लड सप्लाई करने के लिए कौन आती है, रेनल आर्टरी आती है। कौन? अब सवाल ये, किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन है, एक आर्टरी 10 लाख तक खून कैसे भेजेगी? तब वो अपनी ब्रांचेस करती है। आर्टरी फिर अपनी 10 लाख ब्रांचेस करेगी और उन ब्रांचेस का नाम क्या होता है, आर्टेरियोल्स। क्या होता है? आर्टेरियोल्स। और जैसे आर्टरी की ब्रांच आर्टरी, ऐसे वेन की ब्रांच वेन्यूल्स होती है, याद रखना। तो आर्टेरियोल कौन सी? एफरेंट। अब सोचिए 10 लाख नेफ्रॉन तक जो है 10 लाख ब्रांचेस बनाई जाएंगे, जिनको क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टेरियोल। इस एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड आता है और आप देखोगे कि एफरेंट आर्टेरियोल ने आगे चल के गुच्छा से बनाया है, एक ब्रांचिंग से एक नया स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इसको मैं कह सकता हूं दिस इज द टफ्ट ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। यहां से ब्लड आया, ठीक है, ग्लोमेरुलस से फिर ब्लड बाहर भी जाएगा। अब जो यहां से ब्लड लेके जाएगा वो होगा एफरेंट आर्टेरियोल, क्योंकि दोनों ब्लड तो ऑक्सीजन वाला ही है, तो नाम क्यों चेंज करे, वेन थोड़ी बोलेंगे, अभी तो आर्टेरियोल बोलेंगे। तो ये हो गया एफरेंट आर्टेरियोल, यानी कि ये जो पाथ है ये ब्लड का पाथ है, जो मैं अभी ब्लैक सैरो दिखा रहा हूं। यहाँ पे ब्लड ऐसे आ रहा है। नेफ्रॉन का तो पार्ट है ही नहीं है अभी, ये तो ब्लड का पार्ट पढ़ा रहा हूं ना पहले मैं। नेफ्रॉन तो अब आएगा। नेफ्रॉन में सबसे पहला पार्ट आप देखोगे एक कप शेप का स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, बॉमन्स कैप्सूल। नाम साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, बॉमन्स। इसमें आपको यहाँ पर एक जो ये एपिथेलियम दिख रही है, इसको बोलते हैं विसरल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? जबकि ये वाले इसको बोलते हैं पैराइटल एपिथेलियम। ठीक है, आप देखोगे विसरल एपिथेलियम में से बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं, जिनके पास पैर के जैसे, माने फीट लाइक प्रोजेक्शंस है इनके पास। इसीलिए इस विसरल एपिथेलियम के इन सेल्स का नाम रखा गया पोडोसाइट्स। क्या रखें? पोडो मींस पैर, जानते हो ना, या इन्हें फीट सेल्स भी कह सकते हैं। आप देखोगे कि इसमें यहाँ पे छोटे से गैप मिल रहे हैं। इस छोटे से गैप को हम बोलते हैं स्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिट कहते हैं या पोर कहते हैं। स्लिट माने छोटा सा जो जगह होता है। अगर आपको मालूम पड़े तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ये लेयर है, ये है एंडोथेलियम का। दिस इज एंडोथेलियम, जो मैं सेल बना रहा हूं। आप देख रहे हो कि इन एंडोथेलियम के बीच में भी गैप है, हाँ के ना? अच्छा, इन गैप को क्या बोलते हैं? इन गैप को बोलते हैं फेनेस्ट्रा। क्या बोलेंगे? याद है फेनेस्ट्रा क्या होता है? फेनेस्ट्रा मींस याद है ना, होल को बोलते हैं। फेनेस्ट्रा रोटुंडस, फेनेस्ट्रा ओवैलिस हमारे आई के अंदर थे, सॉरी ईयर के अंदर थे। ओवल विंडो, राउंड विंडो, फेनेस्ट्रा मींस होल को कहते हैं। तो यहां पर फेनेस्ट्रा हो गया ग्लोमेरुलस का, और स्लिट हो गया आपके बॉमन्स कैप्सूल का। उसके बाद आप देखोगे बॉमन्स कैप्सूल के बाद यहां पर आपको एक मैंने रेड कलर का दिखाया स्ट्रक्चर। देखो ये मैंने सिंपल दिखाया, इतना होता नहीं सिंपल, बट अभी सिंपल ले लेते हैं। हम जब एक्चुअल में किडनी को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि बॉमन कैप्सूल के बाद वाला एरिया काफी ज्यादा जिगजैग होता है। कैसा होता है? जिगजैग होता है। हमने सीधा बनाया ना, जिगजैग को बोलते हैं बायोलॉजी में कॉन्व्यूलेशन। क्या बुलाएंगे? कॉन्व्यूलेशन। कॉन्व्यूलेशन मतलब इस तरह से जिगजैग स्ट्रक्चर। हम देखते हैं कि बॉमन कैप्सूल के साथ में एक ऐसी ट्यूब है जो कॉन्व्यूलेशन शो कर रही है। तो मैं क्या इस ट्यूब का नाम कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल बोल दूं? मैं इसका नाम रखूंगा कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि इसमें कॉन्व्यूलेशन हो रही है, हाँ के ना? अब दो वर्ड आते हैं, प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नेक्स्ट, डिस्टल मींस लास्ट। जैसे भंडारे की लाइन में खड़े हम कहते हैं भाई तेरे प्रॉक्सिमल में कौन है, दैट मींस तेरे से अगला कौन है, वो प्रॉक्सिमल हो गया। मैं कहता हूं तेरे डिस्टल कौन है, यानी इस लाइन में सबसे आखिरी वाला कौन है। बॉमन कैप्सूल के नेक्स्ट में जो ध्यान सुनना, बॉमन कैप्सूल के नेक्स्ट में जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा, क्या मैं उसको प्रॉक्सिमल कह दूं कि वो प्रॉक्सिमल है किसके? बॉमन कैप्सूल के। तो मैं इस ट्यूब को क्या बोलूंगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाम क्या होगा? PCT। इसमें एक तरह के एपिथेलियम पाई जाती है, क्यूबोइडल एपिथेलियम की, जिनके पास ब्रश बॉर्डर, मतलब इस तरह से ब्रश लाइक अपीयरेंस होते हैं। ब्रश लाइक का फायदा पता ही है, सरफेस एरिया बड़ा हो गया। सरफेस एरिया में बड़ा यानी कि या तो एब्जॉर्प्शन करेगा, सिक्रेशन करेगा ना, अब मालूम पड़ जाएगा काम इसका क्या है। तो ये हो गया। अच्छा, इसी में सबसे लास्ट पार्ट कौन सा हुआ? ये वाला लास्ट पार्ट हुआ। तो इस वाले का नाम क्या पड़ गया? DCT पड़ गया। D स्टैंड फॉर डिस्टल। मैंने कहा ना, डिस्टल मींस लास्ट, प्रॉक्सिमल मींस नेक्स्ट। प्रॉक्सिमल और DCT के बीच में ये जो आपको यू शेप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले।
एनले अगेन साइंटिस्ट का नाम। इसमें जो नीचे की तरफ ये वाला आ रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर जा रहे हैं इसे बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। भाई डिसेंडिंग वाले में एपिथेलियम होता है स्क्वामस एपिथेलियम, असेंडिंग में क्या प्रेजेंट होगा आपका क्यूबोइडल एपिथेलियम, दोनों में एपिथेलियम की लाइन तो मिलेगी। जो डीसीटी है, डीसीटी के पास भी एपिथेलियम है लेकिन ये है कॉलमनर एपिथेलियम। कंफ्यूजन आएगा सर इतना हम कैसे याद करें एपिथेलियम, भाई दो याद कर लो बस, पीसीटी और डीसीटी के कर लो, मत करो किसी का, दो एपिथेलियम हो जाएंगे इन दो के कर लो बस। तो ये हो गया लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट, ये हो गया असेंडिंग पार्ट। आप आगे देख रहे हो किससे कनेक्ट है, ये वाला पार्ट क्या हो गया कलेक्टिंग। आप देखो मैंने बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस बनाई है ना, इसका मतलब यहां से मान लीजिए कोई दूसरा नेफ्रॉन होगा वो इससे आके ऐसे कनेक्ट होगा, हाँ के ना। इसका मतलब सर एक कलेक्टिंग डक्ट से क्या बहुत सारी नेफ्रॉन भी कनेक्ट हो सकती है? जी हाँ, एक कलेक्टिंग डक्ट से 1000 या 10 या लाख नेफ्रॉन भी कनेक्ट हो सकती हैं। और जब एक कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारी नेफ्रॉन जुड़ जाए तब इसी कलेक्टिंग डक्ट का नाम चेंज करके हमने कर दिया डक्ट ऑफ बेलेनी। क्या कर दिया? कलेक्टिंग डक्ट का ही दूसरा नाम क्या? डक्ट ऑफ बेलेनी। जब इसको बहुत सारी नेफ्रॉन आपस में आके टच कर जाए, यानी सबकी इंप्योरिटी कौन लेगा? कहता ना बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। कहता तेरा 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 सबका बेस्ट लेगा रे तेरा कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका नाम क्या हो गया? फैजल नहीं है, इट्स डक्ट ऑफ बेलेनी। अब देख रहे हो ये जो ब्लड वाला पाथ है, ब्लड वाले पाथ में भी एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाना। जो ब्लड वेसल का जो यू शेप का स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। देखो नेफ्रॉन का यू शेप का स्ट्रक्चर हुआ लूप ऑफ हेनले, ब्लड का यू शेप का स्ट्रक्चर क्या हुआ? वासा रेक्टा। जैसे यहां पे ब्लड नीचे जा रहा है तो ये होगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जबकि यहां पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और यहां पे असेंडिंग, दोनों उल्टे चल रहे हैं ना। बीच में जगह जो आपको खाली मिल रही है, खाली नहीं है कुछ, यहां पे फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मैंने एक लाइन दिखाई यहां पे, ये लाइन के ऊपर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, नीचे वाला पार्ट है मेडुला। तो मैं आपको इसी से पहले पढ़ा दूं कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं हमारे पास। नेफ्रॉन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन। अब कैसे पहचाने? बड़ा आसान है। मान लीजिए ये पार्ट कॉर्टेक्स है, ये पार्ट मेडुला का। अगर किसी नेफ्रॉन का सारा पार्ट कहां प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। ये लूप ऑफ हेनले भी सब यहीं पर ही है। तो अगर किसी का मतलब आसान बताओ तरीका, अगर किसी का नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले अगर मान के चलिए कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है तो वो हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन अगर किसी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले कहां आ गया? मेडुला में आ गया। किसके कब्जे में आ गया? मेडुला के कब्जे में आ गया। तो मेडुला में अगर किसी का आ गया नेफ्रॉन तो वो हो गया मेडुलरी। हम सोचते पूरा नेफ्रॉन मेडुला में, नहीं, पूरा नेफ्रॉन कभी मेडुला में। हम क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले जिसका मेडुला में प्रेजेंट हुआ वो हुआ मेडुलरी, जिसका लूप ऑफ हेनले मेडुला में गया ही नहीं वो क्या हो गया? कॉर्टिकल। हमारे पास 85% ये वाले नेफ्रॉन है और 15% हमारे पास ये वाले नेफ्रॉन है। जबकि जो रेगिस्तान में रहते हैं, रेगिस्तान वाले यानी कि इन ड्राई कंडीशन, जो ड्राई कंडीशन रहते हैं उनके पास मेडुलरी वाले ज्यादा होते हैं, कॉर्टिकल वाले कम होते हैं। अभी मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, मेडुलरी वाले नेफ्रॉन जिसके पास जितने ज्यादा होते हैं उसके यूरिन में पानी उतना कम होता है। अब मुझे बताइए जो डेजर्ट में उसके पास पानी तो उसकी तो सख्त किल्लत है, तो उसके पास कौन सा नेफ्रॉन ज्यादा होना चाहिए? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। इसके 3 स्टेप पढ़ने हैं। सबसे पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। भाई ये पढ़ लिया ना, मतलब ये तो कंफर्म आता है सीबीएसई वालों के एग्जाम में, तो कंफर्म आता है। सबसे पहली चीज पढ़ते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अब समझते हैं इसमें होता क्या है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ऐसा होता है, जैसे बता दूं कि जैसे ये था बॉमन कैप्सूल। क्या था? बॉमन कैप्सूल। आपको पता है यहाँ पे क्या आते हैं? पोडोसाइट। ठीक है, मैं वो बार बार स्ट्रक्चर नहीं बनाना, आप समझ जाना है। और यहां पर हमारे पास प्रेजेंट होता है क्या? ग्लोमेरुलस, है ना। ये आ गया
ग्लोमेरुलस। आपको बता दूं मैं कि ग्लोमेरुलस में हमेशा जो एफरेंट का डायमीटर बड़ा होगा, एफरेंट का छोटा होता है। क्यों होता है अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। ये रहा इसकी ब्रांचिंग। मैं आपको बता दूं कि ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल को मिला दिया जाए तब इसका एक नाम रखा है एनसीईआरटी ने, वो नाम रखा है मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी या रीनल कार्पसल। अब दिक्कत वाली बात क्या है, सुन लो। मैंने आपसे कहा था बॉमन्स ग्लैंड होता है हमारे नेजल में, बिल्कुल अपर, हमारे अपर बॉमन्स ग्लैंड स्मेल में हेल्प करता है, याद है। यहां बॉमन्स कैप्सूल है, एक था मालफिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट में, ये मालफिजियन बॉडी है। तो मालफिजियन बॉडी का मतलब होता है ग्लोमेरुलस प्लस बॉमन कैप्सूल, ये मिलके क्या हो गया, मालफिजियन बॉडी। साथ में आपको पता है बीच में क्लियर होती है कौन सी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि बहुत पतली होती है, जो कि कुछ नहीं करती, मतलब सिर्फ सपोर्ट के लिए होती है और कुछ करती ही नहीं है वो। होता क्या है कि जस्ट इमेजिन करिए कि आपके एफरेंट आर्टरी में खून तो आ रहा है अच्छा खासा, लेकिन क्योंकि एफरेंट छोटा है तो खून उतना निकल नहीं पा रहा। अब आप क्या तो सर ऐसे कैसे, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि जितना आएगा उतना निकलेगा भाई, चाहे बड़ा चाहे छोटा हो। वो तब फॉलो होता है जब बीच में कहीं लीकेज ना हो। अगर बीच में कहीं लीकेज हो तो वो आप फॉलो नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी। यहाँ पे क्या होता है पता आपको, फेनेस्ट्रा प्रेजेंट होते हैं, मालूम है ना, यानी यहाँ पे लीकेज है। आप थ्योरी लगा सकते ही नहीं वाली यहाँ पे। हम क्या देख रहे हैं, जितना ब्लड यहां आ रहा है उतना बाहर जा नहीं पा रहा, तो वो ब्लड कहां एक्यूमुलेट हो रहा है, ग्लोमेरुलस में। यहां पे जब ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो यहां पे प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। यहां पे ब्लड में एक प्रेशर बिल्ड होगा, मतलब ग्लोमेरुलस में ब्लड का बहुत हाई प्रेशर बिल्ड होगा, जो प्रेशर इस ब्लड को यहां से बाहर निकालना चाह रहा है, और उस प्रेशर को बोलेंगे हम क्या, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 55 तक ले सकते हैं। दैट मीन्स 55 तक हम ये वैल्यू मेजर कर सकते हैं। mmHg आपको पता ना कौन सा आएगा, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, यानी 55 से वहां धक्का मार रहा है। लेकिन इतने में क्या होगा, आपको पता है आपके ब्लड में बड़े बड़े प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जैसे नदियों में बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो पानी के बहाव को रोकते हैं, ऐसे ये प्रोटीन्स के बहाव को कम करना चाहेंगे। इनका नाम सुनोगे, एल्बुमिन। ये क्या देते हैं याद है, BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी BCOP। और इनका आप ले सकते हो लगभग इसका आप 35 mm के आसपास ले लो। अभी और सुनना, ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें फिल्ट्रेट पहले का भरा हुआ है ना, इस फिल्ट्रेट की वजह से आने वाले फिल्ट्रेट को अपोजिशन मिलेगा और मिलेगा, इसको बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट मींस CHP। अब ये यहां पे कितना होगा अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए 15 mmHg के आसपास ये होगा, ठीक है। तो अब सुनना वैल्यू क्या आएगी, इसको आप एक काम करिए, क्योंकि देखो वैल्यू ना बहुत डिफर कर रही है इसकी भाई, हर बुक में अलग होता है। किसी बुक में जब इसकी वैल्यू मेंशन करता है किस बुक से सोर्स निकाला गया है। तो अब देखते हैं कितना निकलता है। तो वहां से पॉजिटिव प्रेशर, दैट मींस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, दैट इज टोटल फिल्ट्रेशन का प्रेशर कितना होगा, दैट इज GHP माइनस BCOP प्लस CHP। हाँ के ना, कितना प्रेशर से फिल्ट्रेट होगा यहां से वो डिपेंड करता है टोटल यहां से कितना प्रेशर और टोटल यहां से कितना प्रेशर। तो यहां से पड़ रहा है GHP कितना, लगभग मान के चल लेते हैं 55 60 mmHg का लेके चलते हैं हम, हमारा GHP। BCOP आप कितना लेके चले, कितना आपने लिखा 35, ये CHP कितना हो गया 15, कितना आ गया 50। अब 60 माइनस 50 कितना होता है 10, यानी कि टोटल यहां से लेके यहां तक, अच्छा नेट ज्यादा कहां आया है, फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बॉमन कैप्सूल, तो यहां से लेके यहां तक सिर्फ 10 mmHg के हिसाब से ब्लड फिल्टर होगा। भाई इसकी वैल्यू बहुत हेर फेर है, कुछ बुक्स में 10 की जगह 20 लिख देते हैं, क्योंकि वो इस वैल्यू को 40 बना देते हैं, क्या कहते हैं 30 का इसको 10 कर देते हैं।
ना बहुत बड़ा झोला डेटा के अंदर, इसलिए आपके एग्जाम में डेटा कभी नहीं आएगा क्योंकि हर बुक में अलग है। बट मोस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी लेके चलते हैं? 10 mm जी। अब इस 10 mm Hg, अच्छा आपको कुछ करना पड़ा? यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, भगवान ने क्या सिस्टम सेट किया है ना, अपने आप ही फिल्टर हो रहा है। अब जब यहां से फिल्टर होगा तो फेनिस्ट्रा का साइज भी छोटा है, तो ना तो कोई बड़ा प्रोटीन क्रॉस हो सकता, ना कोई ब्लड का सेल आ सकता, हाँ के ना। अच्छा, जो आपके बोमन्स कैप्सूल में जो ये आपका स्लिट पोर है, ये भी साइज छोटा है, यानी अगेन कोई बड़ा प्रोटीन बड़ा सेल यहां से क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए जब यहां से फिल्टर होता है तो बोमन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट आता है, ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट में 1100 से लेके 1200 ml खून साफ होने आता है, जिसको बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसको क्या बोलते हैं? रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं, दैट मींस आरपीएफ। एक नॉर्मल बंदे का आरपीएफ कितना होना चाहिए? 1100 से 1200 ml, यानी 1 मिनट के अंदर आपकी एक किडनी को कितना मिलता है? 1100 से लेकर 1200 ml खून मिलता है कि आप साफ करिए बैठ के 1 मिनट के अंदर। कितना? अब उस 1100 से 1200 ml में यहां से पता कितना निकल जाता है? 125 ml निकल जाता है। कितना? यानी अब ग्लोमेरुलस में, बोमन कैप्सूल में जितना फिल्ट्रेट बनता है ग्लोमेरुलस, ध्यान से सुनना, 1100 से 1200 में से 125 को आप माइनस कर दें तो बाकी डेटा यहां आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 975 माइनस 1025, यही वैल्यू होगी ना, सॉरी 75, इतनी होगा ना। 125 माइनस करेंगे 1100 से 1200 में से, 125 माइनस करना ना, निकल गया। यहाँ पे आपके बोमन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस से कितना फिल्ट्रेट 1 मिनट में बन के आ रहा है, इसको बोलते हैं जीएफआर, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया? जीएफआर। और एक बंदे का जीएफआर कितना होता है? 125 ml होता है, जो कि 1 मिनट में बनना चाहिए, हाँ कि ना। यानी हम सबका भी जीएफआर कितना चल रहा है? 125 ml पर मिनट चल रहा है। हमारा आरपीएफ कितना है? 1100 से लेके 1200 ml का हम सबका आरपीएफ अभी चल रहा है, जो कि ओके चलना चाहिए। अब जो फिल्ट्रेट यहाँ पे भर गया उसमें होगा क्या? क्योंकि बड़े प्रोटीन तो रुक गए। अब इसमें सुनना क्या होगा, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया उसको मैं नाम दूंगा आज के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना। इसके अंदर क्या क्या होगा? इसके अंदर सर एमाइनो एसिड होंगे, डिसॉल्व हो जाते हैं, वो तो घुली चीज आ सकती है ना। ग्लूकोज होगा, ओके सर। क्रिएटिन होगा, क्योंकि क्रिएटिन फॉस्फेट अगर हो गया यूज तो क्रिएटिन तो काम का है नहीं, वो बाहर निकलेगा। एक हिप्यूरिक एसिड होता है, ये भी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती रहती है। साथ ही क्या प्रेजेंट होगा? यूरिया प्रेजेंट होगा। हमारे इसमें क्या प्रेजेंट होगा? आयंस प्रेजेंट होंगे, जैसे कि Na+, Cl-, कैल्शियम, पोटेशियम, ये आयंस भी हमारे पास पाए जाएंगे। यानी ये सब हमारे इस फिल्ट्रेट में मिलते हैं। यानी कि अब एक बात और सुनना, 1 मिनट में 125 ml का फिल्ट्रेट बन गया। हमारे लिए वेस्ट क्या क्या है? चल भाई, वेस्ट हमारा प्राइम सोर्स तो ये है। दूसरा वेस्ट हमारे पास क्या हो गया? क्रिएटिन निकाल दे। ये क्या है? वेस्ट है हमारे लिए। इसमें पानी भी है भाई, पानी हमारा वेस्ट है क्या? क्या ग्लूकोज वेस्ट है हमारा? मतलब बॉडी का फालतू चीज नहीं, मतलब जो काम कोई चीजों से बाहर निकाल देगा, नहीं। बॉडी ने समझदारी का काम किया। बॉडी ने कहा कि हमने गलती से फिल्ट्रेट तो कर दिया, फिल्टर में हमारी काम की चीज भी चली गई।